Hey everyone, welcome back to Mind Spine Tutorials. So our today's topic is evidences of organic evolution. इससे पहले हमने evolution क्या होता है, फिर चार जो थ्योरीज होती है जिसमें थ्योरी ऑफ इटर्निटी, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, इस तरह से जो तीन थ्योरीज थी उन्हें देखा. फिर जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की जो थ्योरी है, जो कि फोर्थ थ्योरी वैसे रहती है, तो उसकी सारी डिटेल्स देखी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की. जब वो सारी चीजें हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी तो हमने लास्ट में ये कहा था कि किस तरह से पूरी हिस्ट्री रही होगी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की, वो देखते हैं. और आज वो जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की हमने थ्योरी देखी उसकी इविडेंसेस क्या आए हैं, साइंटिस्ट ने किस तरह से उसको प्रूव करने की कोशिश की ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को, आज हम वो देखने वाले हैं. तो सारे इविडेंसेस जो रहेंगे वो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से. अब ये जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है इसको अलग अलग ब्रांचेस जो है जूलॉजी की, सभी में स्टडी किया जाता है ऑलमोस्ट. चाहे वो जूलॉजी में जैसे गैमेट बायोलॉजी वाला पोर्शन हो गया, इथोलॉजी होगी, हर चीज में हम इसको पढ़ते हैं. इकोलॉजी में पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, सभी चीज में ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को जूलॉजी की ब्रांचेस में हमें स्टडी करना होता है. सो वेरियस एविडेंसेस भी इसीलिए हमें ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के मिले. पहला जो एविडेंस दिया गया था ये प्रूव करने के लिए कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की जो थ्योरी है वो सही है, वो था एविडेंसेस फ्रॉम मॉर्फोलॉजी, जिसमें एनालॉगस और होमोलॉगस ऑर्गन्स के जो कंसेप्ट रहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स के जो कंसेप्ट रहते हैं, वो हम देखते हैं. तो आज हम लोग सबसे पहले एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की पहली हेडिंग लेने वाले हैं. मैं आपको टोटल 9 हेडिंग्स बताऊंगी इस एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में. सो जिसमें से आज की हमारी फर्स्ट हेडिंग रहेगी एविडेंसेस फ्रॉम मॉर्फोलॉजी. तो हेडिंग्स लेते हैं. तो पहली जो फर्स्ट हेडिंग रहने वाली है एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की, एविडेंसेस फ्रॉम मॉर्फोलॉजी, एनालॉगस, होमोलॉगस ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, इसके बेसिस के ऊपर लेते हुए हम स्टडी करेंगे इसको. अब यहाँ पर थोड़ी सी बात समझना जरूरी है. जो लॉ ऑफ इवोल्यूशन है उसमें जितने भी लाइफ के फॉर्म्स है, तो उसमें ये कहा जाता है आज की तारीख में जितने भी हमें लाइफ फॉर्म्स दिखते हैं वो पहले सिंपल सब्सटेंस के फॉर्म में रहे होंगे, धीरे धीरे वो डेवलप करते गए, उसमें मॉडिफिकेशन आता गया और फिर उनका इवोल्यूशन होता गया, और फाइनली जो आज ऑर्गेनिजम्स हमें दिखाई देते हैं वो ऑर्गेनिजम्स इस तरह से वहां पर डेवलप हुए होंगे. यानी कि जो आज की प्रेजेंट डे स्पीशीज है और जो एंशिएंट स्पीशीज रही होगी, एंशिएंट टाइम्स में रहने वाली स्पीशीज जो रही होंगी, सभी एक दूसरे से रिलेटेड है और उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ होगा, उनमें रिलेशन रहा होगा. तो सिंपल क्या कहते हैं, ये जो हम एविडेंसेस ऑफ मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं इसमें हम कहते हैं प्रेजेंट लाइफ फॉर्म्स हैव रिलेशन विथ एंशिएंट फॉर्म्स. पहली बात तो हम इसमें ये कहते हैं कि आज जो दिखाई दे रहे हैं और पहले जो हुआ हो सकते हैं, हुए होंगे, जो भी कह सकते हो आप, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है. इसीलिए जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सभी में जैसे कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं. सभी में वर्टिब्रल कॉलम होती है, सभी में स्पाइनल कॉर्ड होती है. इस तरह से हम इसमें एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हैं. उसके बाद आप कह सकते हो कि जितनी भी सिमिलरिटीज हैं जो कि अभी हमें दिखाई देती हैं, तो वो सडनली नहीं आ गई होगी, बाय चांस भी नहीं, हम कह सकते हो धीरे धीरे आई होगी. इसीलिए क्लियर है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके पीछे जाकर एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा. तो आप कह सकते हो ऑल वर्टिब्रेट्स हैव कॉमन एंसेस्टर. ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया. अभी मैं होमोलॉगी और ये जो एनालॉगी और वेस्टिजियल ऑर्गन से इनको जब समझाऊंगी तो आपको और क्लियर होगा. और एक चीज और, यहाँ पर मैंने हेडिंग्स 9 क्यों लिखा है कि ये जो एविडेंसेस है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की, इसकी 9 हेडिंग्स है. अगर आप अभी शुरू में भी नाम लिखना चाहते हो 9 हेडिंग्स का, तो मैं नाम यहाँ पर भी बता देती हूँ. पहले होते हैं एविडेंसेस फ्रॉम मॉर्फोलॉजी, जो अभी हम देख रहे हैं. सेकंड, एविडेंसेस फ्रॉम टेक्सोनॉमी. थर्ड, एविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफी या फिर जू जियोग्राफी आप कह सकते हो. Fourth, evidences from comparative physiology and biochemistry. Fifth, evidences from embryology. Sixth, evidences from paleontology. Seventh, evidences from connecting links. Eighth, evidences from genetics. Ninth, evidences from इकोलॉजी. इतने सारे एविडेंसेस हम एक एक करके देखेंगे, जिसमें से अभी हम फर्स्ट वाले को देख रहे हैं. अब स्टार्ट करते हैं एनालॉगस और होमोलॉगस ऑर्गन्स के साथ. ये क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, प्रूफ कैसे हमें मिल रहा है इनसे, सब कुछ देखते हैं.
चलिए, तो सबसे पहले एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। 9th क्लास में 10th क्लास में आपके टीचर्स ने आपको थोड़ी बहुत इसकी डेफिनेशन, इसके एग्जांपल्स बताए होंगे, तो कोई ज्यादा बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। अब इसके बारे में समझते हैं। जब हम स्टडी करते हैं एनिमल्स के स्ट्रक्चर की, तो वो देखकर हमें लगता है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अलग अलग ऑर्गन्स हो सकता है, इसके बेसिस पर भी हो सकते हैं कि कोई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, कोई टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, तो उसी तरह से उनके स्ट्रक्चर्स भी हो गए होंगे। हम इस तरह से उस चीज को समझने लगते हैं। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होता है, जिनके जो भी ऑर्गन्स होंगे तो उनका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट रहेगा, लेकिन वो फंक्शंस जो रहते हैं सेम परफॉर्म करते हैं, तो उसको कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। ऐसे ऑर्गन्स या फिर सर्टेन ऑर्गन्स विच आर फाउंड इन डिफरेंट स्ट्रक्चर बट परफॉर्म सेम फंक्शन इज नोन एज एनालॉगस ऑर्गन्स। तो मैं यहां लिख देती हूँ इसकी थोड़े से जो की पॉइंट्स मैंने आपके सामने कहे। तो ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन्स जो कि स्ट्रक्चर के हिसाब से तो स्ट्रक्चरली तो क्या है, डिफरेंट है, और फंक्शनली सेम है। इनके फंक्शन सेम होते हैं लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, फंक्शनली सेम होते हैं, उनको कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। अब ये एनालॉगस ऑर्गन्स के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, तो जो इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, बैट्स होते हैं, इन सभी के अगर आप विंग्स को देखोगे तो सभी के विंग्स कैसे दिखते हैं, सभी के विंग्स अलग अलग स्ट्रक्चर के होंगे। बैट का विंग अलग होता है, जो बर्ड्स होती है उनके विंग्स अलग तरह के बनावट के होंगे, और इंसेक्ट्स के अलग होंगे। जैसे बटरफ्लाइज के अगर हम विंग्स देखेंगे तो अलग तरह से होंगे। साथ में एक्सटिंक्ट अगर टेरोडेक्टाइल को भी देखेंगे, उनके भी विंग्स अलग होते हैं। तो इन सभी में जो विंग्स है वो तो सब में प्रेजेंट है, लेकिन सबका स्ट्रक्चर कैसा है, डिफरेंट है। लेकिन फंक्शन क्या है, सभी चीज उड़ने में ही हेल्प कर रही है, फ्लाइंग में ही हेल्प कर रही है। इसीलिए इन सारे ऑर्गन्स जो कहेंगे हम, जिनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है, उन्हें कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। तो एनालॉगस ऑर्गन्स में हम सबसे पहले तो एग्जांपल यहाँ पर नोट करते हैं। मैं नोट करती हूँ। तो एग्जाम्पल्स तो आपके सामने आ गए। यहाँ पर एक्सटिंक्ट टेरोडेक्टाइल का स्पेलिंग यहाँ से आप नोट कर सकते हो। सभी के जो विंग्स है, इंसेक्ट, बैट, बर्ड्स, टेरोडेक्टाइल जितने भी है, सभी के विंग्स फ्लाइंग में हेल्प करते हैं, लेकिन सभी के स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, इसीलिए वो हो जाते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। तो इस तरह से हमें एनालॉगस जो ऑर्गन्स होते हैं उनका जो डेफिनेशन होता है और उनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अब इसकी डिटेल की और बात करें तो ऐसा क्या हो रहा है कि इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो रहे हैं, इनके स्ट्रक्चर्स क्यों डिफरेंट हो रहे हैं वो भी समझते हैं। अगर मैं विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स की बात करूं तो वो बने होते हैं काइटिन के। अगर मैं बर्ड्स के विंग्स की बात करूं तो वो बने होते हैं कवरिंग ऑफ फेदर्स से। और अगर हम विंग्स ऑफ बैट्स की बात करते हैं तो वो एक स्किन के एक्सटेंशन से बने होते हैं, जो उनकी बॉडी और उनके जो डिजिट्स होते हैं फोर लिम्ब के, उसके बीच में होते हैं। अगर विंग्स ऑफ टेरोडेक्टाइल की बात करते हैं तो वो एक तरह के स्किन के बने होते हैं, जो कि उनके ट्रंक से लेकर उनका जो एक डिजिट होता है फोर लिम्ब का, वहां तक फैले हुए होते हैं। तो इस तरह से इनके डिफरेंस आ जाते हैं। तो मैं एक एक के डिफरेंस भी नोट करती हूँ यहाँ पर। तो इन सभी का जो डिफरेंस होना चाहिए था आपके सामने, इंसेक्ट्स में काइटिन के बने हुए विंग्स, बर्ड्स में फेदर्स के बने हुए विंग्स, बैट्स के अंदर एक्सटेंशन ऑफ स्किन रहता है, जो कि उनकी बॉडी से लेकर उनकी जो डिजिट्स होते हैं, उनकी उंगलियां कह सकते हो आप, फोर लिम्स की वहां तक होते हैं। एक होते फोर लिम्स, एक होते हैंड लिम्स। तो उन्हीं में से फोर लिम्स वाला जो हिस्सा है, उसके जो उंगलियों वाला पोर्शन जैसा होगा उसको डिजिट्स कहते हैं। तो उनकी बॉडी से लेकर उनके डिजिट्स तक स्किन जुड़ी होती है और ऐसे उनके विंग्स बनते हैं। टेरोडेक्टाइल जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इस दुनिया में अभी नहीं दिखते हैं, तो उनकी स्किन जो रहती है वो भी एक तरह से स्किन के थ्रू ही उनके विंग्स बनते हैं। उनके ट्रंक से लेकर उनका जो एक डिजिट होता है फोर लिम्ब का, वहां तक के उनकी स्किन फैली हुई होती है। तो ये सारे एग्जांपल देख के हमें क्या समझ में आया कि इन सब में ओरिजिन जो होगा विंग्स का, इन सारे एनिमल्स का, वो कहीं ना कहीं डिफरेंट हुआ होगा और सेपरेट एंसेस्टर से हुआ होगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, दस वी सी दैट द ओरिजिन ऑफ विंग्स इन दीज एनिमल्स इज डिफरेंट फ्रॉम सेपरेट एंसेस्टर्स। अब इसके अगर दूसरी तरफ हम बात करें, इसके कंपैरिजन में जो दूसरी चीज हो सकती है अगेंस्ट दिस, अगर हम बात करें तो ये भी देखा जाता है कि जो एनिमल्स होते हैं अगर वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में रह रहे हैं, यानी कि कोई टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रह रहा है, कोई एक्वेटिक में रह रहा है, कोई एरियल इन्वायरमेंट में रह रहा है, तो जो सर्टन ऑर्गन्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं फिर भी जो साथ में एक ही सेम तरह के इन्वायरमेंट में रहेगी, उनमें एक सिमिलरिटी आने लगती है उनके फंडामेंटल स्ट्रक्चर में, साथ में उनके ओरिजिन में भी कहीं ना कहीं सिमिलरिटी आती है। लेकिन फिर भी वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो शेप होता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस वो डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पर होता क्या, इसके अपोजिट, एनालॉगस ऑर्गन्स के अपोजिट कौन आ जाते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन्स आ जाते हैं। जैसे कि एनालॉगस में आपने क्या कहा था कि इनके स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होते हैं लेकिन इनके फंक्शन सेम होते हैं। तो कई हद तक अगर ऐसा हो जाए कि स्ट्रक्चर तो सेम हो जाए लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो जाए तो उनको हम कहने लगते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स।
तो यहां से हमें होमोलॉगस ऑर्गन्स की डेफिनेशन क्या मिलती है, अगर ओरिजिन और स्ट्रक्चर सिमिलर है ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गन्स के बीच में, लेकिन उनका जो कहना चाहिए जिस चीज से वो ऑर्गन्स जो है उनका शेप अलग अलग हो रहा है, क्योंकि वो फंक्शन उनका हर ऑर्गेनिज्म का जो कहना चाहिए ऑर्गन रहेगा वो फंक्शन अलग अलग परफॉर्म करेगा अगर, तो उसको हम कहने लगते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स। और ये जो चीज होती है जिसमें हम ऑर्गन्स की बात करते हैं, उनकी सिमिलरिटी की बात करते हैं, तो इसकी स्टडी को कहते हैं होमोलॉगी। जैसे ऊपर एनालॉगस ऑर्गन्स की स्टडी क्या हो जाएगी, एनालॉगी हो जाएगी, तो इसको कहते हैं होमोलॉगी। तो आप इसको होमोलॉगी के कंसेप्ट से भी समझ सकते हैं यहाँ पर इसी चीज को। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर हम देखेंगे एक हैंड ऑफ मैन को, हॉर्स के 4 लिम्ब को, विंग्स ऑफ बैट्स को, बर्ड्स के भी विंग्स को देख लो, फ्लिपर्स देख लो आप, सील्स के, इन सभी को अगर आप देखोगे तो ये सभी एक दूसरे को लेकर होमोलॉगस ऑर्गन्स है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सभी के स्ट्रक्चर अगर आप एनाटॉमी के लिए देखोगे, अंदर से उनके बाहर से देखोगे तो सबकी स्ट्रक्चर अलग दिखने वाले, लेकिन अंदर से देखने की कोशिश करोगे तो स्ट्रक्चर उनका सेम दिखेगा, ओरिजिन भी कहीं ना कहीं सेम दिखेगा, लेकिन फिर भी इन सभी के फंक्शन डिफरेंट कैसे हो गए। जो हैंड की अगर हम बात करते हैं, मैन का जो हैंड रहेगा वो चीजों को उठाने के लिए, राइटिंग करने के लिए, अलग अलग चीजों के लिए यूज किया जाता है। हॉर्स का जो 4 लिम्ब होता है वो रनिंग के लिए यूज किया जाता है। बैट्स के विंग्स फ्लाइंग के लिए यूज किए जाते हैं। बर्ड्स के विंग्स भी फ्लाइंग के लिए यूज किए जाते हैं। और जो फ्लिपर्स होते हैं सील्स के, वो उसको स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर चीजें कैसी हो रही है कि अंदर से उनका स्ट्रक्चर सिमिलर रहता है, लेकिन उनके फंक्शंस कैसे हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि उनका जो ऑर्गन है उसका शेप कैसा है वो डिफरेंट है। फंक्शंस के हिसाब से उनका जो भी ऑर्गन रहेगा वो बनाया गया है। इसी को कहते हैं होमोलॉगी। तो इससे हमें क्या सबूत मिल जाते हैं कि जो होमोलॉगी रहती है वो प्रूव कर देती है कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सेम एंसेस्टर से कहीं ना कहीं इवॉल्व हुए होंगे, तभी उनके स्ट्रक्चर्स पीछे जाकर सेम रहते हैं। अंदर से अगर हम उनके एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो वो सेम रहते हैं, बस उनके फंक्शन डिफरेंट हो गए क्योंकि वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि वो ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उन्हें अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस मिल रही है। तो डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहने की वजह से होमोलॉगस ऑर्गन्स की यहाँ पर शुरुआत होती है, हम कह सकते हैं। अब एग्जांपल्स भी नोट कर लेते हैं यहाँ पर। तो हैंड्स आ जाएंगे, हैंड ऑफ मैन, इंसान का हाथ आ जाएगा। 4 लिम्ब ऑफ हॉर्स, 4 लिम्ब का मतलब तो आप पहले से जानते हैं, हैंड की ही जो तरह होता है उसी को 4 लिम्ब कह सकते हो। हाइड लिम्स होते हैं पैर और 4 लिम्स होते हैं हैंड। तो हॉर्स के आगे वाले जो 2 पैर रहेंगे उनको 4 लिम्ब कहा जाएगा। विंग्स ऑफ बैट आ जाएगा यहाँ पर, विंग्स ऑफ बैट। उसके बाद आ जाएंगे बर्ड्स के भी विंग्स इसी के साथ साथ। फ्लिपर्स आ जाएंगे यहाँ पर सील के, फ्लिपर्स ऑफ सील। इतने एग्जांपल्स यहाँ पर आ जाएंगे, क्लियर है। उसके बाद ये सभी होमोलॉगस ऑर्गन्स हैं, इनके फंक्शंस डिफरेंट है, तो आप सिंपल लिख सकते हो जिनके स्ट्रक्चर सेम फंक्शंस डिफरेंट वो होते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स। लेकिन इतना इजी, ये सिर्फ समझने के लिए, इतना इजीली आप डेफिनेशन वहां नोट नहीं कर सकते। आपको उसको प्रॉपर वे में जो वर्ड्स यहाँ मैंने लिखे उसी में उसको अपनी डेफिनेशन को फ्रेम करना होगा। ये बात आपको क्लियर होती है। और लास्ट में आप यहाँ पर नोट कर दोगे कि होमोलॉगी जो होती है, होमोलॉगी proves that all these animals have evolved, थोड़ा विजिबल नहीं है, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, have evolved from ancestors of same kind, ancestors of same kind। इतनी बातें आप यहाँ पर क्लियरली लिख सकते हो। अब यहाँ पर मैं होमोलॉगी का डायग्राम आपको डायरेक्टली स्क्रीन पर शो कर रही हूँ, आप इसको यहाँ से ही ड्रॉ करेंगे। अगर आप देखेंगे होमोलॉगी का डायग्राम है ये। एक बात और, हेडिंग का ध्यान रखना, होमोलॉगस ऑर्गन्स देख रहे हैं हम लोग। होमोलॉगस ऑर्गन्स कैसे हैं, जिनके स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन उनके फंक्शंस डिफरेंट है। सैलेमेंडर का देखिए कुछ ना कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। क्रोकोडाइल का भी अगर आप अंदर से स्केलेटन देखोगे तो कुछ इस तरह से। क्रोकोडाइल और सैलेमेंडर में वॉकिंग का आप एग्जाम्पल ले लो, मान लो। बर्ड्स का अगर आप देखोगे तो उसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से बन रहा है, और मेन स्ट्रक्चर ऊपर सभी में सेम आ रहा है। एक ऊपर वाला ये बोन वाला पोर्शन है, इस पर भी ये बोन छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन सेम है। फिर बीच में एक और बोन वाला पोर्शन आ रहा है और लास्ट में है डिजिट्स जैसा पोर्शन आ रहा है। बर्ड्स में भी ये 3 पोर्शन बन रहा है, एक ऊपर वाला, एक बीच वाला और लास्ट में डिजिट्स वाला। डिजिट्स कितनी भी हो सकती है अलग अलग तरह से। तो बर्ड्स में ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो किसके लिए काम करता है, फ्लाइंग के लिए। बैट्स में भी अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो 1, 2 एंड 3, बैट में भी किस चीज का है, फ्लाइंग के लिए। तो स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शंस इनके डिफरेंट है। अब और एग्जांपल अगर मैं यहाँ दिखाऊं आपको होमोलॉगी के, तो यहाँ तक के लिए काफी रहेगा। तो ये आप 2 और ड्रॉ कर सकते हैं। वेल का डायग्राम यहाँ पर शो किया गया है, स्विमिंग के लिए है। उसके जो ये 4 लिम्स वाला स्ट्रक्चर है, सभी के 4 लिम्स ही देख रहे हो आप।
यहाँ पर मोल का है, और मोल के अंदर जो कहना चाहिए डिगिंग करने का काम होता है उसके लिए हेल्पफुल होता है। मैन के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये हैंड का स्ट्रक्चर है, यहाँ नीचे उसके कार्डस, मेटाकार्पस, उसकी फेलेंजेस 1 2 3 4 5 फिंगर्स जो रहती है वो शो की गई है। तो ये होमोलोगी का डायग्राम हो गया इन दी 4 लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब एनालॉगस ऑर्गन्स देखते हैं। सो एनालॉगस ऑर्गन्स के डायग्राम देखिए। एनालॉगस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनका क्या होता है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर बाहर से अगर आप देखोगे तो वो डिफरेंट होता है लेकिन उनके फंक्शंस सेम होते हैं। तो स्ट्रक्चर देखिए, सभी में क्या लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है। ये विंग इस तरह से जा रहा है, ये वाला विंग इस तरह से आ रहा है, उसके बाद ये तो और भी अलग अलग जा रहा है। तो स्ट्रक्चर कैसे हो गए, इनके अलग अलग हो गए, लेकिन फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन सेम है। सभी चीज फ्लाइंग में हेल्प करते हैं, चाहे अगर हम बात करें टेरोडेक्टाइलस हो, बर्ड्स हो, बैट्स हो, कुछ इंसेक्ट्स हो, सभी के ये जो कहना चाहिए विंग्स होते हैं वो फ्लाइंग में ही हेल्प करते हैं। इनको कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। तो यहाँ पर मैंने अपने हैंड जो ड्रॉन डायग्राम्स होना चाहिए वो भी यहाँ पर बना दिए हैं। अगर आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, तो एग्जाम में ये भी क्लियर रहेगा। वैसे अगर बुकिश लेवल से डायग्राम बनाना चाहते हैं तो वो भी हमने देख लिया है। तो ये क्लियर हो गया। अभी हमने जो एविडेंसेस फ्रॉम मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करा था उसमें से एनालॉगस और होमोलॉगस ऑर्गन से जो एविडेंस मिलते हैं उनको देख लिया। अब उसी टॉपिक यानी कि एविडेंसेस फ्रॉम मॉर्फोलॉजी का एक और सब टॉपिक था जिसको कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स, उनको देखते हैं। सो वेस्टिजियल ऑर्गन्स का सबसे पहले अगर मीनिंग समझे तो ऐसे ऑर्गन्स जो कि बॉडी के अंदर मिलते तो हैं लेकिन वो यूजलेस होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं और रिड्यूस्ड होते हैं, उन्हें कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। सो ऑर्गन्स विच आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स विच आर यूजलेस, नॉन फंक्शनल एंड रिड्यूस्ड आर नोन एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स। और ये जो ऑर्गन्स होते हैं अगर हम इनके एविडेंसेस देखने लगे इवोल्यूशन के लिए तो ये कहीं ना कहीं हमें भी उसके एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये रेमिनेंट्स होते हैं या फिर हम कह सकते हैं बचे कुचे पोर्शन होते हैं उन ऑर्गन्स के जो कि पहले यूजफुल हुए होंगे, फंक्शनल हुए होंगे हमारे एंसेस्टर्स के अंदर। तो अभी ये जो ऑर्गन्स है जो अभी वेस्टिजियल हो गया, अभी इनका कोई यूज नहीं दिखाई देता, हो सकता है कि पहले ये जब ह्यूमन बॉडी में हो या जो हमारे एंसेस्टर्स है उनकी बॉडी में होंगे तो ये जब यूजफुल रहे होंगे। ये बात को आपको यहाँ पर क्लियर करना है कि पहले यूजफुल और फंक्शनल हो गए लेकिन अब यूजलेस है, नॉन फंक्शनल है एंड रिड्यूस हो चुके हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी एनिमल्स होते हैं जिनमें ये अभी भी फंक्शनल हो सकते हैं। तो इन सभी का डिस्क्रिप्शन इन्हीं वेस्टिजियल ऑर्गन्स में हम देखेंगे। तो डेफिनेशन लिखते हैं। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होना चाहिए वो यहाँ पर है। ऑर्गन्स फाउंड इन बॉडी ऑफ एनिमल्स विच आर यूजलेस, नॉन फंक्शनल एंड रिड्यूस्ड, रेमिनेंट्स ऑफ दोस ऑर्गन्स विच वर वंस यूजफुल एंड फंक्शनल इन एंसेस्टर्स। पहले यूजफुल और फंक्शनल थे एंसेस्टर्स के अंदर, हाउएवर इन सम एनिमल्स स्टिल फंक्शनल, अभी भी फंक्शनल होते हैं। अब एग्जाम्पल्स की बात शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो होता है वेस्टिजियल ऑर्गन्स का वो रहता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो पहला जो हमारे पास नाम आता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, आपने डायग्राम देखे होंगे। जब भी हम डाइजेशन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें एलिमेंट्री कैनाल जब ड्रॉ करनी होती है तो लास्ट में एक पार्ट रहता है जिसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या फिर सिर्फ अपेंडिक्स भी कहते हुए ड्रॉ करते हैं। सो मोस्ट वाइडली नोन एग्जाम्पल वेस्टिजियल ऑर्गन का यही है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ही सबसे पहला आता है। ये मैन के अंदर पाया जाता है और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये ज्यादातर कॉज ऑफ डिजीज भी बनता है। कभी कभी जो कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो जाती है, अपेंडिक्स का प्रॉब्लम हो जाता है, तो ऐसा नॉर्मली भी कहते हैं इसको अपेंडिक्स हो गया है। तो ये कभी कभी एक डिजीज भी कॉज कर देता है ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। जो मोस्ट ऑफ द हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, जो ऐसे एनिमल्स जो कि सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट बेस्ड डाइट को ही लेते हैं, वीगन रहते हैं एक तरह से, तो वो जो हर्बीवोरस एनिमल्स रहते हैं इनकी अगर हम बात करते हैं तो इनके अंदर भी अपेंडिक्स पाया जाता है उनकी एलिमेंट्री कैनाल में, जो कि उनका बहुत ज्यादा लार्ज रहता है। तो फेयरली लार्ज होता है और फंक्शनल भी होता है। सबसे बड़ी बात कि हर्बीवोरस एनिमल्स में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो रहता है वो फंक्शनल रहता है। वहीं अगर हम इंसानों में बात करते हैं, मैन के अंदर बात करें, तो जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, कंपैरेटिवली हर्बीवोरस एनिमल से छोटा दिखाई देता है। सीकम का जो पार्ट रहता है वहां पर ये सिचुएटेड रहता है, नॉन फंक्शनल होता है, कोई इसका काम नहीं होता, लेकिन ये कभी कभी इन्फ्लेम हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा जो नॉर्मल उसका साइज है उससे बड़ा हो जाता है और ट्रबल कॉज करने लगता है इंसानों के अंदर। तो ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की पूरी स्टोरी हो गई। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते हैं। सो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए। मोस्ट वाइडली यूज्ड एग्जांपल है मैन के अंदर हर्बीवोर्स में अपेंडिक्स फेयरली लार्ज होता है और फंक्शनल होता है। मैन के अंदर सीकम पर सिचुएटेड रहता है, नॉन फंक्शनल रहता है, कोई काम नहीं रहता, कभी कभी इन्फ्लेम हो जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है नॉर्मल साइज से और डिजीज कॉज कर देता है और ट्रबलसम हो जाता है इंसानों के लिए। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें हम इसी वेस्टिजियल ऑर्गन्स में, तो पहला वेस्टिजियल ऑर्गन आपने देखा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स था। दूसरा ईयर मसल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये वो ऐसी मसल्स जो कि हमारा जो एक्सटर्नल
एक्सटर्नल ईयर रहता है उसके ऊपर पाई जाती है, तो वहां पर जो स्किन होती है वो हमारी बेसिकली फंक्शनल, मतलब अगर हम बात करें जैसे हॉर्सेज और एलिफेंट्स, काउस, क्वाड्रूपेड्स, इन सभी में देखोगे तो उनके ईयर्स पे जो मसल्स होगी वो फंक्शनल होगी। लेकिन हम में अगर आप ह्यूमंस में बात करोगे तो एक्सटर्नल ईयर के ऊपर ये जो मसल्स रहती है वो नॉन फंक्शनल होती है और एक तरह से वेस्टिजल होती है, जिसको हम नॉर्मली कभी कभी कहते हैं ईयर पिन्ना के ऊपर आने वाली जो स्किन होती है। तो ये बात आ जाती है ईयर मसल्स जॉइन एक्सटर्नल ईयर विद स्किन, फंक्शनल होती है हॉर्सेस, एलिफेंट्स, काउज और क्वाड्रूपेड्स में, मैन में होती है वेस्टिजल, नॉन फंक्शनल। थर्ड हमारे पास आ गया है जो वेस्टिजियल ऑर्गन है यहाँ पर, टेल वर्टिब्री। अगर आप मैन को देखोगे तो उसमें कोई टेल नहीं होती, जैसे कि मंकीज में, एव्स में टेल होती है, लेकिन मैन के अंदर कोई टेल नहीं होती। फिर भी अगर आप उसकी वर्टिब्रल कॉलम को देखोगे, इंसानों की वर्टिब्रल कॉलम को देखोगे, तो लास्ट में कुछ कॉर्डल वर्टिब्री सिचुएटेड रहते हैं उसके पोस्टीरियर एंड की तरफ वर्टिब्रल कॉलम के। तो एक तरह से वहां पर टेल वाला वर्टिब्री, टेल है नहीं उसमें, फिर भी टेल का वर्टिब्री है, तो वो भी उसके लिए क्या हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया। अगर टेल होती तो यूजफुल होता, लेकिन टेल नहीं है इसलिए वो चीज नॉन फंक्शनल हो जाती है। तो टेल के वर्टिब्रे यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ आ जाता है, सो फोर्थ वेस्टिजियल ऑर्गन है पेल्विक गर्डल और हाइंड लिम्स। पेल्विक गर्डल और जो हाइंड लिम्स होते हैं, जो जैसे कि हाइंड लिम्स तो आपको पता है ये जो हैंड जैसा पोर्शन होगा वो वेल और पाइथन के अंदर आप देखोगे, और साथ में पेल्विक गर्डल भी जो जो लोअर एब्डोमिनल पोर्शन होता है वहां पर जो प्रेजेंट होते हैं गर्डल्स, तो वो वाले गर्डल्स की अगर हम बात करें तो वेल और पाइथन को तो उन गर्डल्स की और ना ही हाइंड लिम्स की जरूरत ही नहीं है, फिर भी उनके अंदर वो चीज प्रेजेंट अगर है तो वो उनके लिए क्या है, वेस्टिजियल है। नेक्स्ट फिफ्थ वेस्टिजियल ऑर्गन है प्लीका सेमिलुनारिस। ये अभी तक हो सकता है आपने सुना नहीं होगा इसके बारे में। ये एक तरह की छोटी सी स्मॉल मेम्ब्रेन होती है जो कि जो आईज रहती है, इंसानों की आईज को अगर आप देखोगे तो उसके जो इनर एंगल्स रहते हैं वहां पर पाई जाती है प्लीका सेमिलुनारिस। और ये क्या रिप्रेजेंट करती है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो होती है उसको रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जो फ्रॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं और कुछ भी एनिमल्स और भी हो सकते हैं, तो उनकी इनर आई की तरफ अगर आप देखोगे या इनर एंगल्स देखोगे अगर आईज के, तो वहां पर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है। तो ह्यूमंस में क्या होता है, वो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन की जगह एक स्मॉल मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको कहते हैं प्लीका सेमिलुनारिस। और ये अगेन हमारे लिए यूजफुल नहीं है। कुछ नॉन फ्लाइंग बर्ड्स होती हैं जिनके अंदर ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स की तरह रहती है। मेल ह्यूमंस को भी अगर आप देखोगे तो उनके अंदर भी, सॉरी मेल ह्यूमंस कह रही हूँ मैं, सारे ह्यूमंस की बात कहना चाहिए, तो उनके अंदर भी ये चीज नॉन फंक्शनल रहती, कोई इसका काम नहीं होता निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का। तो ये तो हो गया प्लीका सेमिलुनारिस। सिक्स्थ हमारे पास आ जाता है कि अगर आप कुछ नॉन फ्लाइंग बर्ड्स को देखोगे, नॉन फ्लाइंग बर्ड्स जो बर्ड्स उड़ नहीं सकती, फिर भी उनके अंदर विंग्स को शो किया जाता है, उनमें फिर भी विंग्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनके विंग्स उनके लिए वेस्टिजियल हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इसमें ऑस्ट्रिच जो होते हैं, वेस्टिजियल को पहले लिख लेते हैं, एग्जाम्पल हो जाता है ऑस्ट्रिच का। ऑस्ट्रिच के अंदर विंग्स रहते लेकिन वो फ्लाइंग बर्ड तो नहीं है, वो नॉन फ्लाइंग बर्ड है, तो उसके लिए वो चीज वेस्टिजियल हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी। तो उसका एग्जाम्पल आप यहाँ ले सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप बात करते हो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल रहता है हेयर ऑन दी बॉडी वाला, तो हम उसको नोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेवेंथ जो वेस्टिजियल ऑर्गन आता है वो हेयर ऑन दी बॉडी की तरह आता है। अगर बियर, मंकी, हॉर्सेज, इन सभी को अगर हम देखते हैं तो इन सभी की बॉडी पर थिक हेयर जो उनकी ग्रोथ होती है वो देखने को मिलती है, जिसका रीजन क्या है, वो कंट्रोल करेंगे वहां पर कहीं ना कहीं बॉडी टेम्परेचर्स को। लेकिन अगर हम ह्यूमंस को देखते हैं तो उनके ऊपर जो हेयर्स है वो उनके लिए यूजलेस है, क्योंकि हमें वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए यूजफुल नहीं रहेंगे। तो ह्यूमंस के अंदर हेयर ऑन दी बॉडी जो है, जैसे हैंड के ऊपर प्रेजेंट रहेगी, ये जो एग्जांपल्स रहते हैं वो यूजलेस में आते हैं, नॉन कहना चाहिए फंक्शनल में आते हैं, जिसको हम वेस्टिजियल भी कह सकते हैं। तो ह्यूमंस के लिए वेस्टिजियल है लेकिन इन एनिमल्स के लिए यूजफुल है। और कभी कभी ये भी कहा जाता है कि जैसे कि जो चीज वेस्टिजियल होती है तो धीरे धीरे वो खुद से वहां से जाने भी लगेगी। तो ये भी माना जाता है कि हो सकता है ये कभी ना कभी, ये भी अगर इवोल्यूशन के कोर्स में बात की जाए तो वो डिसअपियर कर सकते हैं। तो ये 7th पॉइंट हो गया। अब 8th हमारे पास जो वेस्टिजियल ऑर्गन आता है वो रहते हैं टीथ, तो उनको नोट करते हैं। सो टीथ के अंदर के जो लास्ट मोलर्स रहते हैं वो भी स्लोली वेस्टिजियल होते जा रहे हैं, उनको भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद एक और जो हमारा एग्जांपल यहाँ पर आ जाएगा जो कि रहता है, अगर मेल ह्यूमंस की बात की जाए तो प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स भी वहां पर वेस्टिजियल ऑर्गन्स की तरह ही एक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर 9th में लिख सकते हैं, मेल ह्यूमन को हम इस तरह से यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स।
तो ये भी इनके लिए क्या हो जाएगा, वेस्टिजियल हो जाएगा। ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएगा। और लास्टली हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, अगर हम सिर्फ ह्यूमन बॉडी की भी बात कर ले यहाँ पर 10th में हम 10th पॉइंट ले रहे हैं, तो लास्ट में अगर ह्यूमन बॉडी को भी देखते हैं तो उसमें 180 वेस्टिजियल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जो कि अगेन अकेले ही काफी, अगर हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो अगर सिर्फ देख लिया अगर ह्यूमन बॉडी को, तो ह्यूमन बॉडी में कितने वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें से हम तो कुछ ही पढ़ते हैं, लेकिन होते हैं टोटल 180 वेस्टिजियल ऑर्गन्स। 180 वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। और लास्ट में हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, ये सभी वेस्टिजियल ऑर्गन्स यहाँ पर एक तरह से हमें एविडेंस प्रोवाइड कर देते हैं इन दी फेवर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, कि कहीं ना कहीं ये चीजें अभी है, लेकिन ये पहले फंक्शनल रही होगी। जो एंसेस्टर्स है उनमें तो देखने को हमें मिलती है, कुछ एनिमल्स में वो चीज फंक्शनल है और किसी में नॉन फंक्शनल है, तो वहां पर वो एविडेंस प्रोवाइड कर देती है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का। तो यहाँ पर जो एविडेंसेस मॉर्फोलॉजी से इंपॉर्टेंट थे, जितने भी हो सकते थे, एनालॉगस ऑर्गन्स, होमोलॉगस ऑर्गन्स और वेस्टिजियल ऑर्गन्स, वो सभी यहाँ पर कंप्लीट हो गए। सो इसके बाद जो एविडेंस फ्रॉम टेक्सोनॉमी होगा हम नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट से देंगे। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।